या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो आप आईएएस अफसर बन जाओ। सर आपकी स्टोरी ऐसी है दैट यू हैव एक्चुअली बीन बोथ, आप आईएएस भी बने एंड आप डॉक्टर तो थे ही। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर आप उन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, दवा दे सकते हैं, तो वो एक डॉक्टर का काम है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो एक ब्यूरोक्रेट करेगा। एक ब्यूरोक्रेट जब एक सीट पे बैठता है हाँ जी, तो वो करीब हज़ारों लोगों से डेली मिलता है। सो यू कैन नॉट डिफाइन कि वो फिजिकली जो मिल रहा है दैट इज़ नॉट अ पब्लिसिटी, और अगर वो सोशल मीडिया पे आके लोगों से मिल रहा है दैट इज़ अ पब्लिसिटी। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करी थी एमबीबीएस टाइम में, तब मैं 10 इयर्स की एक क्या कुंजी टाइप की होती है वो खरीद के लाया था वहाँ से, नई सड़क से। सो आई वॉज टोटली अनअवेयर कि तैयारी करी कैसे जाती है। मेन थिंग इज कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। Today we have a very interesting success story in form of Dr. Nitin Shakya. He is an IAS selected in 2019 batch and he is with us to help with his experience to all the students here. Welcome Dr. Shakya to अनअकैडमी। थैंक यू। तो डॉक्टर शाक्या, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज में जब 6 साल 7 साल का बच्चा बात करता है अपने पापा से कि पापा मुझे क्या बनना चाहिए, तो जनरली आज भी बताया जाता है बेटा देयर आर टू बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन बिकम, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो आप आईएएस अफसर बन जाओ। सर आपकी स्टोरी ऐसी है दैट यू हैव एक्चुअली बीन बोथ, आप आईएएस भी बने एंड आप डॉक्टर तो थे ही। तो इस बारे में कुछ बताइए कि आफ्टर क्लियरिंग अ वेरी टफ टेस्ट, एमबीबीएस के एग्जाम आपने निकाला, आप डॉक्टर बने, उसके बाद यू डिसाइडेड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, इसके पीछे का क्या कहानी है? देखिए, हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा या तो इंजीनियरिंग में जाए या फिर डॉक्टर जाए। और मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरे को इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिला था ओके। और एमबीबीएस भी करने का मौका मिला था, बट मेरी मदर ने कहा कि यू शुड बिकम अ डॉक्टर, सो आई सेलेक्टेड फॉर मेडिकल स्ट्रीम। ओके। एंड आफ्टर गेटिंग माय एमबीबीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनेस्थीसिया फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, आई वॉज ऑफ अ ड्रीम कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए क्योंकि एक वैरायटी होती है, प्लस आप काफ़ी लेवल तक, काफ़ी मास लेवल तक आप लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। So after working for 5 to 6 years in government sector, I decided to switch over and work at a larger scale. तो दिल में तो खैर एमबीबीएस के टाइम ही आया था कि भाई आपको सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मेरा पीजी में सिलेक्शन हो गया था। सो आई फर्स्ट कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ साल काम किया, उसके बाद एनेस्थीसिया में कुछ टाइम सर्विस दी गवर्नमेंट को, एंड आफ्टर दैट आई स्विच्ड ओवर टू सिविल सर्विस। कितनी सिमिलैरिटीज रही विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस बीइंग अ डॉक्टर एंड देन अब आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप सिविल सर्विसेज में हैं, तो आपको सिमिलैरिटीज क्या दिखती हैं दोनों जॉब प्रोफाइल्स में? देखिए, जो एक डॉक्टर होता है जी वो ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करता है, और ज़िंदगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे आप किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी बचाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जब आप एक बड़े स्केल पे देखते हैं कि अगर आप हेल्थ का ही इशू देखें तो हेल्थ जो होती है उसका इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, सोशल रीज़न भी हो सकता है। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर आप उन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, दवा दे सकते हैं, तो वो एक डॉक्टर का काम है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो एक ब्यूरोक्रेट करेगा, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, या कोई सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, या एक लेवल पे पॉलिटिशियन भी हो सकता है जो बाकी एस्पेक्ट पे काम करेगा। सो एक ब्यूरोक्रेट का काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता है और एक डॉक्टर का काम एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता है। सो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मैं था इंडिविजुअल लाइफ्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता था। अब बीइंग ए एसडीएम एंड आई हैव आल्सो सर्व्ड एज डायरेक्टर इन सिविल एविएशन एंड सोशल वेलफेयर, सो वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जहाँ आप एक जने की ज़िंदगी बचा रहे थे, यहाँ पे एज अ ब्यूरोक्रेट आप काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, अनअकैडमी आपके यूपीएससी ड्रीम को साकार करने के लिए, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे रहता है। और आपकी इसी क्वालिटी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 2027 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए। तो अब एक बार बैचेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो आपका ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। आपका बिहार के पटना में जो सेंटर है, आपका नया सेंटर, वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो सेंटर है, वहाँ भी सेम प्राइस पर के बैचेस शुरू हो जाएंगे।
और दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर भी आपके जो बैचेस हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर एनरोल कर सकते हैं या फिर वॉक इन भी कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर। अनअकैडमी के साथ आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी इस बैच पे मिलते हैं, डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जनरल स्टडीज का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ और 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस। जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, यू हैव ऑल्सो वर्कड एट अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अभी आप दिल्ली में काम कर रहे हैं एज एन एसडीएम। तो इट्स लाइक कि हम लोग भारत के दो एक्सट्रीम्स को देखते हैं, जहाँ डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट अलग है, लोगों की ज़रूरतें अलग है। तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं, जब आपने दोनों एंड में काम किया, दोनों स्पेक्ट्रम में काम किया। मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो मेरी अंडमान निकोबार में हुई थी जी जी। एंड आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू सर्व इन द रिमोटेस्ट आइलैंड कैम्बल बे। एक निकोबार का आइलैंड है जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया है इंडिया का। तो वहाँ पे हम लोगों ने सर्व किया एंड वहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि आपको इंटीग्रेटेड कमांड के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। इंडिया की जो इंटीग्रेटेड कमांड है आर्मी, नेवी एंड कोस्ट गार्ड की, वो वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। तो उनके साथ आपको मिल के काम करना पड़ता है, जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वहाँ पे स्मगलिंग का इशू हो या कुछ भी डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू हो। और आजकल काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। सो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मैनेज करने का एक मौका मिलता है। सो वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है वो शायद ही मेरे को कभी करने को मिले, कि एक तरफ आप इंटीग्रेटेड कमांड के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, प्लस इंडिया का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेट अंडमान प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उसको आपको देखने का मौका मिल रहा है और किसी तरह से आप उसमें जो है अपना योगदान दे पा रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। जब हम बात करते हैं एमबीबीएस एग्जाम की इन जनरल, तो हम देखते हैं कि उसमें वर्क एथिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत पढ़ाई करनी है। उसी प्रकार से जब हम यूपीएससी की जर्नी देखते हैं, वहाँ पे भी वर्क एथिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन एट द सेम टाइम वर्क एथिक्स का शायद डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो इस बारे में आपके क्या एक्सपीरियंस रहा कि हमारा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन फॉर एमबीबीएस, उसको क्रैक करना, उसकी तैयारी करना, एंड देन यू हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, आपने आईएएस एग्जाम किया है, तो इसके वर्क एथिक्स से कंपैरिजन अगर आप करके कुछ बता पाए हमें। वर्क एथिक्स की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में पर से आपको वर्क एथिक्स के बारे में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती है। अच्छा। आपको प्रिपरेशन होती है, बुक्स होती हैं, बट दैट्स जस्ट फॉर नेम सेक कि आपको पेशेंट के साथ कैसे डील करना चाहिए। बट वी आर मोर फोकस्ड ऑन द ट्रीटिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे डायग्नोसिस बनानी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द लैकुना जिसके ऊपर आजकल जो काउंसिल है, मेडिकल की जो काउंसिल्स होती हैं, वो उसके ऊपर काम कर रही है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द अपकमिंग चैलेंज जिसके ऊपर मेडिकल के जो जितने भी ज्ञाता हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विस, वर्क एथिक्स आपको स्टार्टिंग से ही आपको तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो एथिक्स के पेपर के तौर पे हो या फिर जब आप सिविल सर्विस के जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें करवाई जाती हैं। एंड जब आप प्रैक्टिकली जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो वो रियलाइज़ होता है कि आपको जो चीज़ आपने पढ़ी है वो एग्जैक्टली आपको ग्राउंड पे आपको इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। बिल्कुल, इसी से मेरा सवाल ये जुड़ा है कि आप पिछले अगर कुछ साल देखेंगे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत ज़्यादा ग्लैमर का एलिमेंट आ गया। हम देखते हैं बहुत सारी वेब सीरीज़ बनी हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आई हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स वगैरह दे गेट मैसिव फॉलोइंग। और जब हम सिविल सर्विसेज की काम की बात करते हैं, इट इज़ अबाउट वर्किंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स। इट इज़ अ वेरी नॉन ग्लैमरस जॉब। इस बारे में आपका क्या कहना है कि असल में रियलिटी में जब हम ऐसा सिविल सर्वेंट काम करते हैं तो वहाँ पे ग्लैमर की क्या भूमिका है या क्या भूमिका नहीं है, कितना डिफरेंस है जब एक एस्पिरेंट या सिर्फ तैयारी कर रहा है एग्जाम की और जब वो वाकई ग्रास रूट में काम कर रहा है? इसमें मेरा मत ये है कि जो भी ऑफिसर कुछ काम कर रहा है, अगर वो काम दिखता है पब्लिक तक, जी। तो पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट की इमेज इंप्रूव होती है उससे, प्लस लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलते हैं। जी। आजकल काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनफैक्ट जो डिफेंस सर्विसेज के दूसरे ऑफिसर्स भी हैं, जी। उन्होंने अपने माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। वो या तो स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करवानी है उसके बारे में जानकारी देते हैं, या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पब्लिक। जो ग्लैमराइजेशन है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं उसको कंसिडर करना चाहिए।
उसको एज अ इंफॉर्मेशन आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पब्लिक को वाकई में उसका यूज़ आ रहा है और अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर बता रहा है कि ये स्कीम्स हैं, इसके आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जी, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और पब्लिक को इससे बेनिफिट ही हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक बात कही जाती है कि कितने सारे एक ऑफिसर्स हैं जो बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं और उनका काम भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं शायद वहीं पे एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की खूबी छुपी है कि वो कितनी बखूबी से अपना काम अच्छे से करें, बट बात साथ ही साथ उनका नाम अपने आप ही बाहर आता चले जाए फॉर देयर गुड वर्क। ये और आप ये भी देखिए ना जी, कि जी। जब एक ब्यूरोक्रेट जब सीट पे बैठता है हाँ जी, तो वो करीब हजारों लोगों से डेली मिलता है। जी, सो यू कैन नॉट डिफाइन कि वो फिजिकली जो मिल रहा है दैट इज नॉट अ पब्लिसिटी, और अगर वो सोशल मीडिया पे आके लोगों से मिल रहा है दैट इज अ पब्लिसिटी। सो एब्सोल्युटली, वी कैन नॉट से इट अ ग्लैमराइजेशन, इट्स अ वे of interacting with the public True. and informing them what is right and what is wrong. व्हाट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली। थोड़ी सी बात मैं आपकी प्रिपरेशन के टाइम की करना चाह रहा था। आपके प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, आंसर राइटिंग की ऑफ कोर्स हमेशा से भूमिका रही, अभी भी रही है। सम पॉइंट्स ऑफ एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग जो आपको लगता है एक लर्निंग कर्व रहा था जिसने आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प की। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये है कि आपके जो बेसिक्स हाँ हैं जी। दैट शुड बी वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। Your answer writing should focus around the basics only. जी, Current affairs is just like ice on a cake. जी, So आपको फोकस करना है बेसिक्स के ऊपर। देन जो मेरी प्रिपरेशन रहती थी वो मैं 4-5 पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंटली फोकस करता था। फर्स्ट वाज विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, आई शुड बी वेरी क्लियर what that topic means, जी, जी, and that definition should be my definition, जी, so that I can memorize it and I can convert it and write what it means to me. जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एथिक्स में भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जी। व्हाट दिस टर्म मीन्स टू यू। True. सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड डेफिनेशन आपको वो पता होनी चाहिए जो एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफाइन करती है। जी, जी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक कैसे डिफाइन करता है उस टर्म को, आईएमएफ कैसे डिफाइन करता है। सो दे आर सर्टेन स्टैंडर्डाइज थिंग्स जो कि जिसकी डेफिनेशंस आपके पास रहनी चाहिए। जी, सेकंड थिंग इज आपके पास पता होना चाहिए कि उसका फैक्ट्स क्या है, डेटा उससे रिलेटेड क्या है, और एटलीस्ट आपके पास एक डायग्राम तो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जी, देन यू शुड नो द जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक, जी, एंड अगर वो करंट अफेयर्स में अगर वो टॉपिक है तो क्यों है, और कुछ अगर उसका इशू है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप ये जो बेसिक 4-5 पॉइंट्स हैं इसको लेके अगर आप कवर कर लेंगे तो आई थिंक आपका 90% आपका जो वो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाता है। सो यही मेरी स्ट्रेटजी थी, इसी के ऊपर मैंने फोकस किया। फिर क्वेश्चन चाहे 360 डिग्री कहीं से भी आए, यू कैन बैंग ऑन इट। हैंडल इट। एक और एस्पेक्ट जो आज पिछले 5-6 सालों से पर्टिकुलर जुड़ गया है, रोल ऑफ यूट्यूब, रोल ऑफ टेलीग्राम, रोल ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ नॉलेज करते हैं। अब इसमें 2 पहलू आ जाते हैं। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज जगह जगह मिल रही है, पर दूसरा पहलू आ जाता है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि व्हाट इज़ इनफ, और आप काइंड ऑफ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन दिस ओशन ऑफ टू मच नॉलेज। इस बारे में आपके क्या विचार है कि उस बैलेंस को कैसे लाए हम लोग, जहाँ पे हम लोग एक तरफ इसका यूटिलाइज भी कर पाए, एट द सेम टाइम हम ड्रेन ना हो जाए इस ओशन ऑफ नॉलेज में। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करी जी, थी जी। एमबीबीएस टाइम में, तब मैं 10 इयर्स की एक क्या कुंजी टाइप की होती है वो खरीद के लाया था वहां से, नई सड़क से। आई अंडरस्टैंड। सो आई वॉज टोटली अनअवेयर कि तैयारी करी कैसे जाती है। तो किसी तरह से मेरे को 10 इयर्स मिले। उसका जब मैंने सिलेबस खोजना शुरू किया तो आई वॉज मतलब मेरे को डर लगा था कि ये तैयारी तो मेरे से हो नहीं पाएगी। जी, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इस प्रोसेस में गया, जैसे जैसे मैंने तैयारी करी, तो मेरे को समझ में आने लगा कि मेन थिंग इज कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ये चीज़ आपको फोकस करना है। आज अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में कहीं पे भी चले जाएं, नोट्स की भरमार है। सिमिलरली सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब्स की भरमार है। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको स्ट्रेटेजाइज होना चाहिए। करंट अफेयर्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा दिन 8 से 10 घंटे आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते रहें जिसका कोई यूज़ नहीं है। जी, जी, आपको एटलीस्ट 50% अपना टाइम जो है स्टैटिक जो आपकी बुक्स हैं उसके ऊपर लगाना चाहिए, बाकी थोड़ा सा टाइम आप जो है 50% एटलीस्ट करंट अफेयर्स पे लगा सकते हैं। सो मैंने ये डिसाइड किया था कि क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे टाइम पे आपको गाइड कौन कर सकता है? गाइड आपको कर सकता है कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट, या फिर जो आपके मेंटोर्स हैं। मेंटोर्स आपके कोई एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, या आपके कोई कोचिंग सेंटर्स हैं वो हो सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग विच यू नीड टू डिसाइड। एंड सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी है, बशर्ते कि आपको पता हो कि क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी है। वेरी ट्रू।
आई थिंक वहीं पे मेंटरशिप का रोल आता है, जहाँ पे मेंटर आपको बेसिकली ये तो बताए कि आपको क्या पढ़ना है, बट ये भी बताते रहे कि इसके बियॉन्ड मत पढ़ना। राइट। क्योंकि जब ओवर इन्फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, एक तो आप पढ़ते चले जाते हैं और आप रिवाइज नहीं करते। यस। रिवीजन की बहुत अहम भूमिका होती है, आप जितना रिवाइज करते हैं उतनी कंसोलिडेट होती है आपकी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। डॉक्टर शाह, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था कि अब आप अराउंड 6 ईयर्स आप सर्विस में हैं, तो इसमें आपने ग्रास रूट रियलिटी में ऐसे कौन से चैलेंजेस देखे जो शायद एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो टेस्ट नहीं करता, और आपको क्या लगता है ऐसे कुछ चेंज जो हम लोग पैटर्न में कर सके जिससे और बेहतर तरीके से हम लोग कैंडिडेट की सूटेबिलिटी को टेस्ट कर पाए? देखिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही प्रीमैच्योर होगा कि इस तरह का कुछ इसके लिए कंक्लूजन लगाना। लेकिन हाँ, मैं पहले के यूपीएससी सिलेबस को और अभी के यूपीएससी सिलेबस को कंपेयर कर सकता हूँ जी जी कि जो एथिक्स वाला पेपर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, प्लस जो क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न लेके आए हैं अभी, जी जी दैट इज वेरी मच यूजफुल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट जो एथिक्स की चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो प्रैक्टिकली अभी यूज होती हैं। जैसे कि हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर हमारे पास 4 लोगों को अगर हम कुछ चीज़ दे सकते हैं और एक एक जो शख्स है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो 4 में से एक को कैसे हम चूज़ करें, तो वो चीज़ें आप एथिक्स की बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रैक्टिकली आपको कैसे बिहेव करना है, फर्स्ट यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाले के जो आपको इंटरेक्ट करना है उसके तो एम्पैथेटिकली कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये सब चीज़ें आप एथिक्स में ही पढ़ते जी, हैं, जी। तभी आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है और आप पब्लिक के साथ अच्छे से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सो आई थिंक जो प्रेजेंट जो पैटर्न है दैट इज़ वेरी गुड। और जो एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। तो डॉक्टर शाकिया, एक सवाल ये आता है जो बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप बात तो करते हैं कि रिवीजन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट कोई ठीक से उन्हें बता नहीं पाता रिवीजन की राइट स्ट्रैटेजी है क्या? तो हमारा सवाल ये है कि आपका रिवीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या ख्याल है, और आपकी पर्सनली क्या स्ट्रैटेजी रहती थी रिवीजन को लेके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाते हैं। जी हम पढ़ते जाते हैं, रिवाइज करते नहीं, और आखिरी में इतना मोटा सा एक गट्ठा हो जाता है, उसको देखने में भी हमारा मन घबराने लगता है। सो मेन थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले तो आपके जो नोट्स हैं, नोट्स काफ़ी कंसाइज़ होने चाहिए। एक पूरा जो पेज है उसको आप 4 या 5 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पैराग्राफ को 1 या 2 कीवर्ड्स में बनाइए, सेकंड पैराग्राफ को भी 2-3 कीवर्ड्स में बनाइए, एंड देन यू विल सी दैट द होल पेज इज कन्वर्टेड इनटू 5 और 10 कीवर्ड्स। सो इस तरह से आप जो आपके नोट्स बनेंगे बहुत ही कंसाइज होते जाएंगे, उसको डायग्रामेटिक वे में बनाइए। सेकंड थिंग इज रिवाइज ऑन डेली बेसिस, जो आपने दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, देन वीकली बेसिस पे रिवीजन करिए, देन मंथली बेसिस पे। तो जो आपका रिटेंशन कर्व है वो हमेशा सस्टेन रहेगा, और जब एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपके नोट्स एक तो कंसाइज होंगे और आपके रिवाइज आप बहुत उसे फ्रिक्वेंटली कर चुके होंगे, तो आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन होगी। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। जैसे आप अपने डेली, वीकली और मंथली रिवीजन के बारे में बात बताया, तो आप दिन के कितना पार्ट, मतलब 10% ऑफ योर स्टडी आप, या 20% ऑफ रिवीजन को देते थे ऑन डेली बेसिस, और वीक में जैसे आप एक दिन दे रहे हैं या हाफ अ डे दे रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, डेली बेसिस पे मैं हाफ एन आवर रिवीजन का रखता हूँ, और जो मेरा पैटर्न रहा था वो ये रहा था कि 5 दिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और 2 दिन आपको एक्स्ट्रा रखने चाहिए। 5+2 की स्ट्रेटजी मेरी रही थी, जिसमें एक दिन आपको एज ए रिजर्व रखना चाहिए कि 5 दिन में से कभी भी आपको कुछ एक दिन में कुछ गड़बड़ी होती है, जो आपका प्री डिफाइंड शेड्यूल है वो आप नहीं कर पाते, तो वो 6वें दिन आप वो चीज़ को कवर करेंगे। एंड 7th डे शुड बी योर ओन, जिस पे आप अपनी बॉडी को पैम्परिंग करेंगे। जैसे एक मोटर बाइक होती है उसको आप सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी को भी सर्विसिंग चाहिए होती है, एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है। उस दिन आप कुछ मत पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग मूवी देखनी है मूवी देखिए, कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाइए, अपनी बॉडी की सर्विसिंग करिए। तो 5+2 की स्ट्रेटजी को अपनाइए, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा उससे। समझ रहा हूँ। एक जो बच्चे आप अमूमन पूछते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब इस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एक कहावत है कि यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज इज द एपिटोम ऑफ मिडिल क्लासेस एस्पिरेशन। मिडिल क्लास में सबसे बड़ी एस्पिरेशन होती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम को निकालना। बट बहुत बार जब हम एक आईएएस ऑफिसर, एक एसडीएम की ज़िंदगी को बाहर से देखते हैं और रियलिटी में क्या है उसमें डिफरेंस होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट एग्जैक्टली आर द स्टीरियोटाइप्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड जो बिल्कुल ही गलत है, एंड हाउ एग्जैक्टली पीपल आर हैविंग सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज टू बी एन एसडीएम? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि यूपीएससी इज नॉट द ओनली एग्जाम जिससे कि आप एसडीएम बन सकते हैं। जी
आपके पास स्टेट के भी एग्जाम्स होते हैं जिसको आप देख के एसडीएम बन सकते हैं, प्लस एक प्रमोशनल क्राइटेरिया होता है, जैसे कि दिल्ली में दास सर्विस एक होती है, जी। वो प्रमोट होके एसडीएम बन सकते हैं। जी। सो एसडीएम बनने के 3 क्राइटेरिया होते हैं, एक आप स्टेट सर्विस से जा सकते हैं, एक यूपीएससी से जा सकते हैं, और थर्ड जो है जो ग्रेड दास सर्विस टाइप की जो स्टेट में होती है, जी, जी। उसमें आप प्रमोट होके जा प्रमोट सकते हैं। सेकंड थिंग इज, अगर आप सोचें कि एक जो ब्यूरोक्रेट बना है वो सिर्फ एसडीएम ही रहेगा लाइफ लॉन्ग या डीएम ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। दे हैव टू सर्व इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि मुझे एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर में, सिविल एविएशन में काम करने का मौका मिला। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। एसडीएम और डीएम इज़ नॉट द ओनली वर्क विच यू आर सपोज टू डू। एंड लोगों के ज़िंदगी में बस ये होता है कि अगर भाई उसका पीसीएस क्लियर हो गया या आईएएस क्लियर हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया, तो वो डीएम बन जाएंगे। लाइफ इज वेरी लॉन्ग आफ्टर डीएम। डीएम के बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। सो डीएम तो वो उनका स्टार्टिंग का फेज होता है। उसके बाद की भी जिंदगी बहुत कुछ है जब वो पॉलिसी लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। डीएम लेवल तक वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का पार्ट होते हैं, उसके बाद वो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज द मेन मिसकंसेप्शन जो लोगों को दूर करना चाहिए कि देयर इज मच मोर देन एसडीएम एंड डीएम, एंड दे कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। एंड कई लोगों को लगता है कि जो एसडीएम होता है या डीएम होता है उसके पास बहुत पावर होती है। सो दैट पावर डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार में जाएंगे, सो देयर यू आर मजिस्ट्रेट, एंड दूसरी जगह पे जाएंगे देयर यू आर वर्किंग एज अ डेप्यूटी कमिश्नर। बेसिक डिफरेंसेस कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, और यहाँ पे जो है आप डेवलपमेंटल स्कीम्स जो हैं उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। फोकस रहता है। एक एवरेज डे एक एसडीएम का कैसे गुजरता है, इस बारे में कुछ बताएं। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी फिट रहे। सो मैक्सिमम लोग होते हैं वो एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड दे गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड जो डेली न्यूज़ बुलेटिन होता है, ताकि वो अपने आप को अपडेटेड रखें। देन दे रीच द ऑफिस, एंड ऑन द वे इंटरेक्ट करते हैं अपने जो पीए होते हैं, पीएस होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके जो कुछ अर्जेंट वर्क है उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले वो लोग डेली डाक हैंडलिंग होती है, जो भी आपको लेटर्स आए हैं उसको हैंडल करते हैं। देन मेक शेड्यूल ऑफ द विजिट्स, फील्ड विजिट्स उनको बहुत करनी होती है, आरडब्ल्यूएस से मिलना होता है। देन देयर आर वर्क्स रिलेटेड टू चाइल्ड रेस्क्यू, उनको करना होता है। इलीगल फैक्ट्रीज होती हैं, उनको सीलिंग करना होता है। कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं तो पुलिस उनको पकड़ के लेके आती है, उनकी हियरिंग करनी होती है। देन एज एस डी एम पटेल नगर, आई एम ऑल्सो हैविंग द चार्ज ऑफ 1984 राइट्स के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। देन सिटीजनशिप के ऊपर काम करते हैं, जो अफगानिस्तान सिटीजन्स हैं या बांग्लादेश या पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं उनको सिटीजनशिप की एक प्रोसेस होता है, आईबी एंड डीसीपी से रिपोर्ट्स आती है, दैट ऑल वी नीड टू सी। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसकी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सब डिवीज़न लेवल पे, वो मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैरिजेस आपको करवानी पड़ती हैं। मैरिजेस या तो सोलमनाइज भी करवाते हैं कि लोग आपके पास आके मैरिज करवाते हैं, और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करते हैं। सो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम भी होते हैं। और इसके अलावा पब्लिक काफ़ी आती है आपके पास, ग्रीवेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़े के भी इश्यूज हो सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस के हो सकते हैं, कहीं पे रोड ब्लॉकेज है और कुछ भी दिक्कत होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, एसडीएम के पास आते हैं। एंड फाइनली वी ट्राई अवर बेस्ट कि उनका एटलीस्ट रिजॉल्व करके दे उनकी दिक्कतों को। अमेजिंग। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने 2 एस्पेक्ट्स बताए कि एक तो आपका काम बहुत डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। दूसरा ये कि काफ़ी डिमांडिंग है, मतलब वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है। तो ऐसे में आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे लाते हैं? फैमिली के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ वगैरह है, तो वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल हो जाता होगा? ये तो हमने पहले ही सोच लिया था कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो रहेंगी। कुछ पोस्ट होती हैं जैसे कि बीइंग एसडीएम आपके पास ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तब थोड़ा ज़्यादा आप टाइम फैमिली को दे सकते हैं, ये तो पता ही है हमें। लेकिन जो भी टाइम अवेलेबल होता है, चाहे सुबह का टाइम हो या संडे का टाइम, कभी हम लोग निकाल लेते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जाएं, बाहर आउटिंग करें, और वो जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसको हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो बेसिकली इट्स मोर अबाउट द क्वालिटी देन क्वांटिटी, सो वी फोकस ऑन क्वालिटी। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में सर्व करते थे, तो वहाँ पे एक कहावत थी कि व्हेनेवर एन ऑफिसर गेट्स इन एयरफोर्स और आर्मी और नेवी,
नॉट जस्ट वो ऑफिसर उस सर्विस में जाता है, उनकी पूरी फैमिली उस कमिटमेंट के साथ जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि जो पापा हैं, जो मेरे ये हैं, उन्होंने देश के लिए किया है। टू ग्रेट एक्सटेंट आई बिलीव द सेम अप्लाइज टू सिविल सर्विसेज, कि फैमिली भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि जो हमारे फैमिली मेम्बर है, अब उन्होंने, उनकी एक कमिटमेंट है और हमें उस हिसाब से अकोमोडेट और एडजस्ट करना है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है जिनकी जो ग्लोरी है वो छुपी रह जाती है, और मैं पर्सनली, क्योंकि इन दिस प्रोफेशन जहाँ हम लोग यूपीएससी के पढ़ाते हैं, इस बारे में स्टडी करते हैं, हम बहुत बार देखते हैं, मुझे तो पर्सनल मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन सिविल सर्विसेज की जो ग्लोरी है वो कहीं ना कहीं छुपी रह गई, फॉर द रीजन कि उनका इनेट नेचर फंक्शनिंग का है, दे हैव टू वर्क बिहाइंड द कर्टन्स। लेकिन जैसे 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 हम भारत की तरक्की देखते हैं 1950 से 2025 तक, ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सर, मैं अनअकैडमी की टीम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने समय निकाला थैंक और हमें अपना समय दिया। आपकी स्टोरी बहुत सारे लर्नर्स को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सर, यू। थैंक यू वेरी मच। Unacademy. Let's crack it.